कैसे हो सब बच्चों। आपकी तैयारी नीट की बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लेके आए हैं रोटेशनल मोशन के पीवाईक्यूज। ये चैप्टर जनरली बच्चों को लगता है अरे सर ये चैप्टर बहुत टफ है, ये चैप्टर को हम स्किप कर दे, इसकी जगह किसी और चैप्टर को कर ले। बेटा इस चैप्टर को बिल्कुल गलती से भी स्किप मत करना। आज हम यहाँ पर पिछले 10 साल के जितने भी क्वेश्चंस है जो नीट में पूछे गए वो सारे ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो रेडी हो आप? हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक के बाद एक क्वेश्चन करते जाएंगे और उसका डिटेल सॉल्यूशन भी करते जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। रेडियस ऑफ गायरेशन हमें दिया है ऑफ मास 5 kg अबाउट एक्स वाई एक्सिस इज 5 मीटर एज शोन इन फिगर। ये एक्स वाई एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन इज 5 मीटर। मास ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर का मास जो दिया है वो है 5 kg। तो हमें निकालना है द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 5x डिवाइड बाई √7, देन वैल्यू ऑफ x। मैं सबसे पहले रेडियस निकाल लूंगा, उस रेडियस को इसके साथ कंपेयर करूंगा, वहां से मुझे x मिल जाएगा। अब सबसे पहले तो हमें ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के लिए एक्स वाई एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन कितनी होगी वो निकालते हैं। तो ये जो बेटा सॉलिड स्फीयर की ये जो एक्सिस है वो कौन सी एक्सिस है? सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के पैरेलल एक्सिस है। अब इसके लिए हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है बेटा। अब दोनों तरीके से, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आप निकाल सकते हो। सेंटर वाली एक्सिस की होती है 2/5 mr², और फिर मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऐड करूंगा तो ये एक्स वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी 7/5 mr²। अब ये जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं m²। तो ये हो जाएगा 7/5 इंटू mr²। m से m कैंसिल हो गया, तो यहां से रेडियस ऑफ गायरेशन की जो मिला हुआ है 5, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 7/5 इंटू r²। 25 इंटू 5 डिवाइड बाई 7, r² हो गया 25 इंटू 5 डिवाइड बाई 7, इसका स्क्वायर रूट ले लो तो r हो जाएगा 25 का 5, 5 का √5 और 7 का √7। और बच्चों r इज इक्वल टू दिया है 5x डिवाइड बाई √5 इंटू एक्स डिवाइड बाई √7। इसको कंपेयर करो बेटा, ये 5 एज इट इज, √7 कैंसल हो गए, बचा क्या x, x इज इक्वल टू √5। तो हमारा x का आंसर मिल जाएगा √5। कहीं पर भी आपको इसमें कोई लंबी कैलकुलेशन नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? एक तो रेडियस ऑफ गायरेशन पता होना चाहिए, और ये सॉलिड स्फीयर के लिए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड about an axis passing through its midpoint and perpendicular to the rod is 2400 gram into centimeter square। हमें जो दिया है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है वो बेटा रॉड के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दी है वो सीजीएस यूनिट में है। और the length of a 400 gram rod is nearly, mass of this rod is 400 gram। तो हमें निकालनी है लेंथ कितनी होगी। अब जब भी क्वेश्चन आए तब एक बार ऑप्शंस भी चेक करना। ऑप्शंस में जो भी आंसर दिया है वो सेंटीमीटर में है, मतलब कि सीजीएस यूनिट में है, तो इसको यूनिट कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो रॉड के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है ml² डिवाइड बाई 12। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2400। मास बेटा क्या दिया है? मास इज 400 इंटू l² डिवाइड बाई 12। 0 से 0 कैंसिल हो गए, 4 3 12, 24 इंटू 3 होता है बेटा 72। 72 का स्क्वायर रूट निकालो, ये आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 8 और 9 के बीच में, या फिर प्रेफरेबली 8.5, और सीजीएस यूनिट में आंसर रहेगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर। फिर से सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ व्हील ऑफ अ बुलॉक कार्ट इज रोलिंग ऑन अ लेवल रोड एज शोन इन फिगर। एक कार्ट जो है वो डायग्राम में हमें दिखाया है, इस तरीके से ये मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी इज v। If linear speed is v in a direction shown, which one of the following option is correct? P and Q are any highest and lowest of point of the wheel respectively. P जो है वो highest point है, Q जो है वो lowest point है। अब जब भी कोई भी चीज प्योर रोलिंग कर रही है तो प्योर रोलिंग में क्या होता है? प्योर रोलिंग में सोच के बताओ बेटा, प्योर रोलिंग में सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी होती है 2v और बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी होती है 0। तो क्या हो गया, यहां से हमें दिख रहा है कि टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 2v है, बॉटम मोस्ट की 0 है, तो ज्यादा वेलोसिटी किसकी हो गई? p पॉइंट की। कम वेलोसिटी किसकी हो गई? q पॉइंट की। वेलोसिटी ऑफ p इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ q। अब करेक्ट आंसर इसमें से देख लो बेटा, पॉइंट p मूव्स फास्टर देन पॉइंट q। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द पार्टिकल्स ए एंड बी इनिशियली एट रेस्ट मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर विथ each other under the mutual force of attraction। हमें दिया है दो पार्टिकल ए एंड बी, मास ऑफ दिस पार्टिकल, अच्छा मास हमें नहीं दिया, बस ये बताया कि दे आर इनिशियली एट रेस्ट एंड मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू म्यूचुअली अट्रैक्टिव फोर्स। इनके बीच में जो भी म्यूचुअली अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, इसकी वजह से ये मूव कर रहे हैं। At any instant when speed of A is v and speed of B is 3v, then we have to find the speed of the center of mass। पहले तो ये बताओ सेंटर ऑफ मास जो है वो किस चीज पर डिपेंड करेगा? यहाँ पे ये दोनों जो है वो म्यूचुअली फोर्स या फिर म्यूचुअली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूव कर रहा है। जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फोर्स की वजह से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में चेंज नहीं होता। ये बात आप याद कर लो, यहां पे लिख देता हूं मैं, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट, या फिर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज when internal forces are applied। जब भी इंटरनल फोर्स अप्लाई होता है तब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होती। अगर इसकी पोजीशन कांस्टेंट है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? 0। तो हमसे पूछा है स्पीड या फिर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0। इसका रीजन यही है कि जो ये सेंटर ऑफ मास है वो इंटरनल फोर्स की वजह से पोजीशन में चेंज नहीं होता। अगर पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि स्पीड जो है वो 0 होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, अ कांस्टेंट टॉर्क ऑफ 100 न्यूटन इनटू मीटर, टॉर्क इज 100 न्यूटन इनटू मीटर, टर्न्स अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है हमें 300 kg इनटू मीटर स्क्वायर, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। ये सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया। इट्स एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद एंगुलर वेलोसिटी बेटा कितनी होगी? सारे बच्चों मुझे बताएंगे। टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज आई इंटू अल्फा। टॉर्क कितना है हमारा? 100, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 300, तो अल्फा कितना हो जाएगा? 100 डिवाइड बाई 300 विच इज 1/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन मिल गया। हमें तो निकालनी है एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, और हमें क्वेश्चन में दिया है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी को यूज करो, फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अल्फा इज 1/3 एंड टाइम इज 3 सेकेंड, 3 से 3 कैंसल, तो आंसर हो जाएगा 1 रेडियन पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर इज 1 रेडियन पर सेकेंड। बहुत ही आसान सा सवाल, सिंपल सा सवाल।
ऐसे ही क्वेश्चन को हम बोनस क्वेश्चन कहते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन मिल गया तो सबको आना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि एक को आएगा एक को नहीं आएगा, सबको ऐसा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन आना चाहिए। चलो, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सॉलिड स्फीयर of mass m and radius are about its own axis to the radius of gyration of thin hollow sphere। एक है सॉलिड स्फीयर, एक है हॉलो स्फीयर ऑफ सेम मास एंड रेडियस। हमारे पास दो स्फीयर है, एक है सॉलिड स्फीयर, एक है हॉलो स्फीयर। दोनों के मास एंड रेडियस जो वो दिया है वो सेम दिया है, तो हमें निकालना है रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। अब पहले तो आपको रेडियस ऑफ गायरेशन दोनों की पता होनी चाहिए। सॉलिड स्फीयर की अगर बात करें तो सॉलिड स्फीयर की रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगी अंडर रूट 2/5 इंटू आर। और अगर हॉलो स्फीयर की मैं रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करूं तो वो हो जाएगी अंडर रूट 2/3 इंटू आर। अब सारी चीजें रेडी है, हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। यहाँ पे सब्जी बनी हुई रेडी है, बस आपको गैस पे रखना है। गैस पे रखना है मतलब क्या करना है, रेशियो लेना है। रेशियो ले लो, आर से आर कैंसिल हो गया, √2 से √2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 3/5 अंडर रूट 3/5। आंसर हो जाएगा अंडर रूट 3/5। अब इसमें कहीं पे ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। चलो आगे बढ़ते हैं। Angular acceleration of a body moving along the circumference of a circle। circumference of a circle, ये circumference पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो एंगुलर एक्सिलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। बेटा एंगुलर एक्सिलरेशन जो होता है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। जिस भी डायरेक्शन में इसका रोटेशन हो रहा होगा उसी डायरेक्शन में अल्फा की डायरेक्शन होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। A shell of mass m is at rest initially। एक m मास है जो इनिशियली रेस्ट पे है। It explodes into 3 fragments having mass in ratio 2:2:1। इसमें ये डिवाइड हो रहा है, इसका जो मास का रेशियो है वो कुछ ना कुछ 2:2:1 में है। अब ऐसे मान लो ये जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इनिशियल मास में, मतलब हमको समझ में आया इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो। ऐसा कर दो, देखो इनिशियल मास जो है वो m है, यहां पे जो ये मास गया ये गया 2m/5, यहां पे जो मास गया वो 2m/5, और तीसरा जो मास होगा वो होगा m/5। अब ये किस तरीके से करा, 2m/5 2m/5 m/5 आपको कैसे पता चला। तो बेटा इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इनका रेशियो ले लो। ये 2:2:1 में डिवाइड हो गया, या फिर इसका एडिशन कर दो 2m/5 2m/5 m/5 5m/5 वो m मिल जाएगा। पर इतना अगर आपको नहीं करना है तो मैं एक आसान रास्ता दिखाता हूं। इसमें क्या करो आपको ये तो समझ में आ गया कि टोटल मास कितना है 2:2:1, तो ये मान लो 2m, ये 2m और ये m, टोटल 5m मान लो। इनिशियल आपको m दिया है, पर मैं क्वेश्चन को इजी करने के लिए ये यहाँ पे कितना ले रहा हूं 5m। ऐसा आप कर सकते हो, पूरी कैलकुलेशन देखने के बाद आपको और आइडिया लगेगा। इनिशियल मास मैंने 5m मान लिया, यहाँ पे मास मान लिया 2m, यहाँ पे जो गया वो भी 2m, तो यहाँ पे जो कुछ गया होगा उसका मास मैंने मान लिया m। अब इन्होंने दिया है द फ्रेगमेंट्स हैविंग इक्वल मास फ्लाइंग ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो वही मैंने करा है। ये जिनका मास सेम है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है विथ स्पीड v, इनकी स्पीड जो है वो है v। द स्पीड ऑफ थर्ड फ्रेगमेंट, ये थर्ड पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी। अब यहाँ पे ये मोमेंटम कंजर्वेशन को आप यूज कर सकते हो। इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है, पूरे सिस्टम जो है वो इनिशियली रेस्ट पे है। इसका मोमेंटम हो जाएगा 2mv, और ये x डायरेक्शन को हम दिखाते हैं आई कैप से। इसका मोमेंटम लिखो 2mv j कैप, ये हो गया 2mv j कैप प्लस, ये हमें नहीं पता, मास पता है बट वेलोसिटी हमें नहीं पता, तो ये मैं लिख रहा हूं m इंटू वी। m जो है वो कॉमन निकल के यहाँ पे गया 0,
ये 2vi कैप 2vj कैप जो है वो यहाँ पे आ गया, तो -2vi कैप -2vj कैप इक्वल टू v। मैग्नीट्यूड लो, मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट 2v का स्क्वायर 4v² प्लस 4v² इक्वल टू v। ये हो जाएगा अंडर रूट 8v², अंडर रूट 8 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2√2 v² का v। तो ये जो वेलोसिटी आपको मिलेगी थर्ड पार्टिकल की वो हो जाएगी 2√2v। तो आंसर हो जाएगा 2√2v। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाईव्हील मूविंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सिलरेशन। यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सिलरेशन हमें दिया हुआ है, ये आपके लिए सबसे बड़ी हिंट है कि क्वेश्चन को कहां से सॉल्व करना है। यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सिलरेशन के इक्वेशन को शायद कहीं ना कहीं यूज करने की जरूरत हो सकती है। फ्रॉम ये जो एंगुलर स्पीड है वो चेंज हो रही है 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम in 16 second, then we have to find the angular acceleration in radian per second square. Initial angular velocity is 1200 rpm. ये बेटा rpm क्या होता है? rpm होता है रोटेशन पर मिनट। क्या होता है? रोटेशन पर मिनट। इसको मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, रोटेशन पर मिनट। अब सर ये रोटेशन को हम रेडियन में कन्वर्ट कैसे करें, क्योंकि इसकी ऐसा यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, तो ये तो रोटेशन पर मिनट में है, तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन पर सेकेंड में। अब रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए एक रोटेशन अगर मैं कंप्लीट कर रहा हूं तो कितने रेडियन कंप्लीट करे? रेडियन जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2π। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो ये कन्वर्ट हो गया रेडियन पर सेकेंड। यहां से 0 से 0 कैंसल। अच्छा एक काम करो, ये 2 और ये 30, तो ये पाई डिवाइड बाई 30 हो गया। तो ऐसा आप याद कर सकते हो कि जब भी आपको रोटेशन पर मिनट से रेडियन पर मिनट में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो? पाई डिवाइड बाई 30। तो मैंने ये पाई डिवाइड बाई 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से 0 कैंसल। 120 डिवाइड बाई 3 इज 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो ये मुझे मिल गया ओमेगा 1। ओमेगा 2 जो है वो है 3120 आरपीएम। ओमेगा 2 इज 3120 आरपीएम। आरपीएम से रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्जन के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है? अभी मैंने बताया पाई डिवाइड बाई 30, 0 से 0 कैंसल, यहां से हम फैक्टर कर रहे हैं, तो ये 104 पाई, ये हो गया 104 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये मिल गया ओमेगा 2। टाइम हमें दिया है बच्चों, टाइम इज 16 सेकेंड्स। अगर 16 सेकेंड हमारे पास टाइम है और हम कांस्टेंट यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सिलरेशन की इक्वेशन को यूज करें, ये हो गया ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। ओमेगा 2 इज ओमेगा 0 इज 40 पाई, टी इज 16 सेकेंड। सारे मसाले रेडी है, इन मसालों को बस इसमें डालने हैं। ये हो गया हमारा 104 पाई। ये मसाला कहां पर है देखो, अच्छा ये रहा 40 पाई, ये हो गया हमारा 40 पाई, टी जो है वो है 16। यहां से देखो 104 पाई माइनस 40 पाई इज 64 पाई इंटू 16 अल्फा। 64 डिवाइड बाई 16 अल्फा इज 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा इज 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आपको बस क्या करना है, क्वेश्चन में से सारे ही मसाले ढूंढना है। वो मसालों को किस में डालना है? अपनी फॉर्मूला में। ये फॉर्मूला रेडी है, बस फॉर्मूला में सारे मसाले डाल दोगे तो खाना बढ़िया बन जाएगा बेटा। चलो आगे बढ़ते। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। अच्छा आपने ये चीज नोटिस करी हो तो अभी तक 10 सवाल में मेनली रेडियस ऑफ गायरेशन के कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं ज्यादातर यूज करा है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें सारे रेडियस ऑफ गायरेशन अच्छे से याद हो जाए। रेडियस ऑफ गायरेशन याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको क्या करना है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उससे रेडियस ऑफ गायरेशन आपको निकालना आना चाहिए। बहुत ही सिंपल है ये। मुझे लग रहा है 10 में से कम 3 या 4 क्वेश्चन तो रेडियस ऑफ गायरेशन के ही थे। तो बस आपको क्या करना है, रेडियस ऑफ गायरेशन को अच्छे से करके जाना है। चल, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क
about an axis passing through center and normal to its plane to the radius of gyration of the disk about its diameter. दो रेडियस ऑफ गायरेशन है, एक तो ये डिस्क फर्स्ट एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड नॉर्मल टू द प्लेन, पहली जो है वो इस एक्सिस के बारे में बात है, एंड सेकंड इज अबाउट द डायमीटर, तो ये डायमीटर से पास होने वाली। अब इन दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले लिखते हैं, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, आई इज इक्वल टू हो जाएगा एम के स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, तो रेडियस ऑफ गायरेशन फर्स्ट की मैं k1 लिख रहा हूं तो k1 स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। डायमीटर की अगर मैं बात करूं, डायमीटर में हो जाएगा I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4, I जो है वो हमारा है एम के स्क्वायर, ये हो गया एम आर स्क्वायर बाई 4, एम से एम कट गया, ये हो गया k2 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अब क्या करो, फिर से दोनों ही चीजें यहां पे रेडी है, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ दिस रेडियस ऑफ गायरेशन, सो k1 स्क्वायर डिवाइड बाई k2 स्क्वायर इज बेसिकली आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4, आर स्क्वायर कैंसल, 4 डिवाइड बाई 2 विच इज बेसिकली 2, तो रेशियो हो जाएगा आपका k1 बाई k2 का रेशियो इज स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो आंसर इज √2:1। आगे बढ़ते हैं, एन एनर्जी ऑफ 484 जूल इज स्पेंट इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ अ flywheel from 60 rpm to 360 rpm. Moment of inertia of a flywheel 484 जूल, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, इनिशियल ओमेगा, इनिशियल एंगुलर स्पीड इज 60, फाइनल एंगुलर स्पीड इज 360, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाईव्हील। ये बेटा इतना सिंपल है कि इसमें आराम से हम 6 मार सकते हैं, छक्का इसमें आराम से हम मार सकते हैं। क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे मिलेगी, देखो काइनेटिक एनर्जी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। हमें पता है कि एनर्जी स्पेंट इन इंक्रीजिंग दिस स्पीड फ्रॉम 60 to 360, तो इन दोनों में मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यहां से यहां तक इंक्रीज करने में, k1 से k2 तक लेकर जाने में काइनेटिक एनर्जी जो लगी है वो 484 है। ओमेगा 1 दिया है, ओमेगा 2 दिया है, तो ये तो फ्रीट हो गई ना बेटा, इसमें तो हमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने चाहिए। फ्रीट में चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले हो गई हमारी k2 माइनस k1, अच्छा इसके पहले मैं ये निकाल लेता हूं इसकी वैल्यूज, ओमेगा 1 ओमेगा 2 को हम कन्वर्ट कर देते हैं। ओमेगा 1 इज 60 आरपीएम, आरपीएम को मैं कन्वर्ट करूंगा रेडियस पर सेकेंड में, किस तरीके से, पाई डिवाइड बाई 30, दिस इज 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, एंड ओमेगा 2 इज 360 आरपीएम, आरपीएम को कन्वर्ट करेंगे रेडियन पर सेकेंड में, तो ये 0 से 0 कट, ये हो गया 12 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 I ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 1/2 I ओमेगा 1 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी बेटा 484, ये 1/2 I कॉमन ले लिया, I ओमेगा 2 का स्क्वायर 12 पाई का स्क्वायर, ओमेगा 1 का स्क्वायर 2 पाई का स्क्वायर, सारे मसाले यहीं पर है। अब हमें क्या करना है, बस गैस ऑन करना है, फॉर्मूला में कैलकुलेशन करनी है और हमारा आंसर मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। Given below are the two statement, one is labeled as a assertion, another is labeled as a reason. Assertion हमें दिया है, when a firecracker explodes in mid-air, its fragments flies in such a way that they continue moving in the same path which the firecracker would have followed had not exploded. क्वेश्चन में ऐसे दिया है कि कोई एक फायर क्रैकर है, वो एयर में जब है तब मिड एयर में कहीं ना कहीं एक्सप्लोड हो रहा है, तो उसके जो भी फ्रेगमेंट्स है वो एक्चुअल पाथ फॉलो करेंगे। ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत है। जो सेंटर ऑफ मास होता है, जो भी हमारा फायर क्रैकर है, उसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होती, बट फ्रेगमेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है वो गलत है।
Second, the explosion of cracker occurs due to internal forces only and no external force acts for this explosion. ये सही है. इसका मतलब हुआ कि assertion जो है वो गलत है बट रीजन जो है वो सही है. A is, हाँ यही हुआ ना, A is not correct but reason is correct. आगे बढ़ते हैं. From a circular ring of mass m and radius r, an arc corresponding to a 90-degree sector is removed. एक हमें रिंग दी है, रिंग का मास जो है वो है m एंड रेडियस इज r. इस रिंग में से एक सेक्टर 90 डिग्री का एक सेक्टर मैंने रिमूव कर दिया. इसको मैंने यहां से रिमूव कर दिया. अब देखो तो इसमें इसके 4 पार्ट में से एक पार्ट रिमूव हो गया तो कितना मास बचा? जो भी रिंग बची है रिमेनिंग पार्ट का मास कितना हो जाएगा? 1/4 चला गया. टोटल मास जो है वो है m, उसमें से 1/4 मास चला गया तो ये कितना हो गया? 3m/4. तो रिमेनिंग पार्ट का मास इज 3m/4. हम निकालना क्या है? देखो क्वेश्चन में the moment of inertia of remaining part of the ring about an axis passing through the center and perpendicular to the plane. ये रिंग के सेंटर से पास होने वाली और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर उस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है. तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा होती है I इज इक्वल टू mr². बट यहां पर रिंग का जो मास है वो कितना है? 3m/4. तो ये कितना हो गया? 3m/4 r². अब हमें तो ये क्वेश्चन में दिया है कि k टाइम्स mr², k टाइम्स mr². तो k कितना होगा? वैल्यू ऑफ k इज 3/4. सही आंसर है हमारा 3/4. चलो आगे बढ़ते हैं. सॉलिड सिलेंडर, ये सारे आपके कीवर्ड्स है बेटा. क्वेश्चन जब भी आप रीड कर रहे हो अब आपके कीवर्ड्स जितनी भी है उस पे आप मार्क करके चलो. यहाँ पे हमारा फर्स्ट कीवर्ड इज सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg. तो मैंने लिख दिया मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज 2 kg. रेडियस इज 4 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रेडियस इज 4 सेंटीमीटर. इसका मतलब है 0.04 मीटर. रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस रेट ऑफ 3 rpm. रेट ऑफ 3 rpm. अब हमें पता है आरपीएम को मुझे रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए सर आप π/30 से मल्टीप्लाई कर दो. π/30 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया π/10 रेडियन पर सेकंड. तो टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट, स्टॉप कर रहा है मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज 0 आफ्टर 2π रिवॉल्यूशन. थीटा हमारा है बेटा 2π रिवॉल्यूशन. थीटा का यूनिट होता है रेडियन. अब ये तो रिवॉल्यूशन में, एक रिवॉल्यूशन, एक सर्कल कंप्लीट करने पर एंगल कितना घूमेंगे? सर बहुत ही आसान है. एक सर्कल अगर घूम रहा है तो एंगल जो घूमेंगे वो 2π होगा. तो ये हो गया 4π² रेडियन. अब हमें तो निकालना है कि टॉर्क कितना होगा. बेसिकली आपको सबसे पहले फॉर्मूला निकालना पड़ेगा कि किस फॉर्मूला को मुझे यूज करके आंसर मिल सकता है. अब यहाँ पे मुझे टॉर्क के लिए मुझे तो जो समझ में आ रहा है कि अगर मैं कहीं ना कहीं आई और अल्फा निकाल लूं तो मेरा काम हो सकता है. अब ना ही मेरे पास आई दिख रहा है ना ही अल्फा दिख रहा है. सबसे पहले उन दोनों को ढूंढ लेंगे. अब उसको ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं. हमारे पास इतने लोग हैं, इतने लोगों की हेल्प लेकर हमें इन दोनों को ढूंढना है. कैसे ढूंढेंगे? देखो बेटा, आई जो है वो हमारे पास होगा. यहाँ पे सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है सॉलिड सिलेंडर. सॉलिड सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी बेटा mr²/2. मास है हमारा 2 kg. रेडियस इज 0.04 या फिर 16 × 10⁻⁻⁴. r का स्क्वायर करना है बेटा, डिवाइड बाई 2. ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल. तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 16 × 10⁻⁻⁴. पहला इंसान तो मिल गया. अब दूसरे इंसान को ढूंढते हैं. चल दूसरे इंसान को ढूंढने के लिए मेरे पास फाइनल ओमेगा है, इनिशियल ओमेगा है और थीटा है. एक ही फॉर्मूला मेरे दिमाग में तो आ रहा है विच इज ω² - ω0² इक्वल टू 2α थीटा. अब इन सबको एक ही में यूज करो. फाइनल ओमेगा इज 0, इनिशियल ओमेगा इज बेटा π/10 और इसका स्क्वायर ये हो गया π² डिवाइड बाई 100. अल्फा तो हमें ढूंढना है. थीटा इज बेटा 4π².
4 पाई स्क्वायर, यहां से जो भी इंसान शहीद हो रहा है उसे शहीद कर दो, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर शहीद हो गया, और क्या हो गया, अल्फा इज 4 इंटू 2 8, 8 यहाँ पे नीचे जाएगा, -1/800। माइनस क्या इंडिकेट करता है कि हमारी एंगुलर स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है, इसीलिए माइनस आएगा। तो अल्फा मिल गया -1/800। अब देखो दोनों ही तो मिल गए, अल्फा भी मिल गया, आई भी मिल गया, अब दोनों हमें मिल चुका है, मसाले रेडी है। तो अब क्या करना है, बस टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। क्या है बेटा, आई कितना है, आई इज 16 इंटू 10⁻⁻4। और दूसरा इंसान कहां गया भाई, अल्फा कहां गया, अल्फा 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 -1/800। माइनस को हम इग्नोर कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। 8 2 जा 16, 2 इंटू ये 10 पावर ऊपर जाएगी, 10⁻⁻6। टॉर्क हो गया न्यूटन इंटू मीटर, 2 इंटू 10⁻⁻6। कहां पर है, कहां पर है, 2 इंटू 10⁻⁻6, ऑप्शन बी। आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 15। डिस्क ऑफ रेडियस, फिर से ये इंपॉर्टेंट चीज है तो इसे हाईलाइट कर दो, डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर ऑफ मास 100 kg रोल्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। एक डिस्क है जो हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रोल हो रही है, रोल हो रही है इसका मतलब वो आगे भी जा रही है, मतलब वो ट्रांसलेशनल मोशन भी है, और रोटेट भी हो रही है, इसलिए रोटेशनल मोशन भी है। इट्स सेंटर ऑफ मास हैज अ स्पीड ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मेरे बच्चों फटाफट सेंटीमीटर को आपने कन्वर्ट कर लिया होगा मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। चलो, हाउ मच वर्क इज नीडेड टू स्टॉप, अगर ये स्टॉप हो गई तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो 0। अब हमारे पास वर्क एनर्जी थियरम है, वर्क एनर्जी थियरम इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन जो है वो निकालना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। इनिशियली ये ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है और रोटेशनल मोशन भी कर रहा है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 I ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज 1/2 mv स्क्वायर विच इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब देखो यहां पर सारी चीजें अवेलेबल है, ये 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास। अच्छा, डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा क्या होगी, डिस्क की जो भी ज्योमेट्रिकल एक्सिस है उसकी अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी आपकी mr² डिवाइड बाई 2। मास कितना दिया है 100, रेडियस इज 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 100 इंटू 2 विच इज 200। तो आई तो हमारे पास है, तो यहां से हो गया आई इज 200। ओमेगा को लिख सकते हैं, प्योर रोलिंग मोशन है, प्योर रोलिंग के लिए ओमेगा इज v बाई आर विच इज v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर। मास भी है हमारे पास, वेलोसिटी भी है, सारी ही चीजें हमारे पास अवेलेबल है। बस इन सारे मसालों को इसमें डाल दो तो हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा। ओमेगा ही तो सॉरी, हमें वर्क डन निकालना है, दिस इज नॉट ओमेगा, दिस इज वर्क डन, वर्क डन ही निकालना है, तो वर्क डन का आंसर इसमें से मिल जाएगा। बस आपको ये करना है कि जो भी चीज हमें निकालनी है उसको फाइंड करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए कौन कौन सी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। अब अगर वो सारी चीजें अवेलेबल कर दे किसी भी तरीके से तो हमारा काम हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सॉलिड सिलेंडर of mass 2 kg and radius 50 centimeter rolls up an inclined plane of angle of inclination 30। यहां पे एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 30 डिग्री। यहां पे एक सॉलिड सिलेंडर है जो नीचे से ऊपर हम रोल करके लेके जा रहे हैं। The center of mass of cylinder has a speed of 4. The speed of this solid cylinder is 4 meter per second. The distance traveled by the cylinder on inclined surface, ये जो सिलेंडर है यहां से मैंने ऊपर रोल करा है बेटा, इस तरीके से है सिलेंडर, ये सिलेंडर यहां से ऊपर कितना रोल करेगा वो डिस्टेंस हमें निकालनी है। वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस बेटा, ये डिस्टेंस कितनी होगी। अब आपके दिमाग में सर ये डिस्टेंस तो हम कैसे निकालें, हमें तो यहां से कोई चीज समझ में नहीं आ रही। हमारे पास मास है, रेडियस है, स्पीड है, और ये मैक्सिमम जितना डिस्टेंस कवर करेगी
वहां पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। मैंने मान लिया कि मान लो ये यहां तक पहुंच पा रही है, अगर ये सिलेंडर यहां तक गया तो इसकी हाइट मैंने मान ली h, ये h हाइट तक ऊपर जा रहा है। अब यहां से शुरुआत करके यहां तक जा रहा है, इसका मतलब यहां पे उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहां पे जाके तो ये रेस्ट पे है, तो इसके पास कौन सी बची, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बची है। अब देखो चलो यहां पे, यहां से जब शुरुआत करी तब उसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यहां पे जब रेस्ट पे है तब उसके पास होगी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की हाइट लिखने के लिए ये मैंने mgh ले लिया। सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास है, मास इज 2 kg, वेलोसिटी इज 4 का स्क्वायर प्लस 1/2। अब बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है mr² डिवाइड बाई 2। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी जाके हमारा काम हो सकता है। बेटा देखो यहाँ पे mr²/2 में डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूं। मास ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 2, रेडियस इज 50 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.5 का स्क्वायर। तो ये हो गया ImR² डिवाइड बाई 2। अब ओमेगा लिखना है, प्योर रोलिंग के केस में ओमेगा इज V/R का होल स्क्वायर, V/R का होल स्क्वायर। वेलोसिटी हमारे पास है, ओके, वेलोसिटी इज 4, R इज बेसिकली कहां पे है, R इज 0.5, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, मास इज 2, g इज 10, h जो है वो हम निकाल लेंगे। यहां से पूरी कैलकुलेशन आपको करनी है, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 भी कैंसिल, 4 का स्क्वायर इज 16, 4 का स्क्वायर हो गया हमारा 16। यहां पे ये हो गया 0.5 और 0.5 कैंसिल, यहां पे बचा एक 0.5, ये 0.5 नीचे जाएगा 1/2, 1/2 मतलब 1/4, और ये 4 एक और कैंसिल, तो यहां पे बचेगा सिर्फ 4। कैलकुलेशन में कहीं पे गड़बड़ ना हो जाए, ध्यान रखना बेटा। ये हो जाएगा 20 इंटू h, दिस विल बी, तो ये हो गया मेरे ख्याल से 16 प्लस 4 20, तो ये h इज 1। कहीं पे एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं, गलती ना हो गई हो। ये 1/2 एज इट इज, मास इज 2, वेलोसिटी इज 4 का स्क्वायर 1/2, ये mr² डिवाइड बाई 2, mr² डिवाइड बाई 2, ओमेगा इज V/R, V/R वेलोसिटी जो है वो हमारी 4 अपॉन रेडियस इज 0.5 का स्क्वायर। ओके, ये मास m, g10 और h हम निकाल रहे हैं। यहां से 2 से 2 कैंसिल, 4 स्क्वायर हो जाएगा 16, ये 1/2 से ये 1/2 कैंसिल, फिर क्या हो गया, अच्छा यहां पे शायद कुछ गड़बड़ कर दी होगी, इसको मैं फिर से रेक्टिफाई कर रहा हूं। ये 2 से 2 कैंसिल, 0.5 और 0.5, अब यहां पे जो 0.5 बचा इसको ऊपर ले गया तो 4 इंटू 2 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 64 डिवाइड बाई 2 होना चाहिए 32, तो यहां पे मिलना चाहिए 32। यहां पे क्या मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, एक बार आप भी कैलकुलेट कर लेना, यहां पे मिलना चाहिए 32, तो ये क्या हो जाएगा 32 प्लस 16 हो जाएगा 48 इंटू 20 इंटू एच, ये हो जाएगा 20h इज बेसिकली 2.4। कितना मिला 2.4, हमारी हाइट मिल गई। अब ये 2.4 हाइट है, हमें तो निकालना है कि ये डिस्टेंस कितना कवर होगा, ये डिस्टेंस निकालना है बेटा, हमें तो ये निकालना है। तो यहाँ पे sin 30 यूज करो, sin 30 इज ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस, sin 30 is opposite side by hypotenuse, sin 30 is 1/2, h is basically हमारा यहां पर है, h is 2.4 इंटू एल, तो एल हो जाएगा 2.4 इंटू 2 4.8, तो ये डिस्टेंस कवर करा होगा 4.8 के जितना। फिर से इसमें कोई ना कोई कहीं पे हमने कैलकुलेशन, एक बार फिर से सारी कैलकुलेशन करते हैं, चलो।
करना इसी तरीके से, हम कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा है, वो कैलकुलेशन मिस्टेक हम रेक्टिफाई कर देते हैं। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहां से जो स्टार्ट कर रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई 1/2 mv², प्लस यहां से जो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 I⍵², यहां पर पहुंचे तो ये हो गया mgh। वैल्यूज हम आराम आराम से पुट करते हैं। यहाँ पे ये हो गया 1/2, मास इज बेसिकली हमारा 2 kg, वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर विच इज 16, ये है 1/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अलग से निकाल लेता हूं। सॉलिड सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है mr²/2, मास है हमारा बेटा 2 kg, रेडियस इज 0.5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 0.5 का स्क्वायर विच इज बेसिकली 0.25, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 0.25। ओमेगा भी निकाल लेते हैं, ओमेगा होता है v/r। वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी इज 4, रेडियस इज 0.5, दिस इज 8, तो ओमेगा हो गया 8 का स्क्वायर विच इज 64। अब देखो मास है 2, g है 10 और h तो हमें निकालना है, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज 16 प्लस ये हो गया 32, ये कितना हो गया 32, 32 इंटू 0.25 विच इज बेसिकली 8 इज इक्वल टू 20 इंटू एच, तो ये h आपका हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 20, 24 डिवाइड बाई 20 ये हो गया 1.2, हमें मिल गया 1.2। यहां पे हमें h जो है वो 1.2 मिला है। h is basically 1.2 meter, but we have to find this distance। ये डिस्टेंस कितनी है, तो sin 30 h अपॉन l, sin 30 is h अपॉन l, तो यहां से l हो जाएगा 1/2 इंटू एच, 2h, तो ये 1.2 इंटू 2, 2.4। तो अब यहां पे ऑप्शन मैच हो रहा है, तो सही आंसर होना चाहिए 2.4। अब देखो कभी कभी जल्दबाजी करोगे, अगर ध्यान नहीं रखोगे तो कैलकुलेशन एरर हो सकती है, तो आपको भी इसी बात का ध्यान रखना है। कॉन्सेप्चुअल सारी चीजें अगर सही कर रहे हो तो बस आपकी जो बचती है वो कैलकुलेशन एरर है, उसको अगर आपने रेक्टिफाई कर लिया तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 17। अ सॉलिड स्फीयर इज इन रोलिंग मोशन। सॉलिड स्फीयर जो है वो रोलिंग मोशन में, मतलब ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल दोनों मोशन है। In the rolling motion, a body possesses the translational kinetic energy as well as rotational kinetic energy. The ratio of kT upon kT plus kr for the sphere. अब हमें निकालनी है सॉलिड स्फीयर की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv², रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 I⍵²। दोनों ही चीजें रेडी है। देखो यहाँ पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है, अब इनका रेशियो लेना है और कुछ नहीं करना है। सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है 2/5 mr², ओमेगा होता है v²/r², ओमेगा का स्क्वायर हो गया v²/r², r² से r² कट गया, क्या बचा 2 से 2 भी भाग गया, यहां पे बचा mv² डिवाइड बाई 5, this is mv²/2, this is mv²/5। we have to find the ratio of kt upon kt plus kr। चलो यहां पर kt काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², यहां पे फिर से kt 1/2 mv² प्लस kr mv। बहुत सारे बच्चे, अरे सर अब तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, ये तो हम देख के कर सकते हैं। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर मिलना चाहिए 10 डिवाइड बाय 14, तो ये हो जाएगा 5:7। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर 5:7। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A solid sphere
is rotating freely about the symmetry axis in a free space. The radius of sphere is increased keeping the mass same. Radius जो है वो हम increase कर रहे हैं और keeping the mass same. Mass is constant. Which of the following physical quantity would remain constant for the sphere? अगर मैं radius increase कर रहा हूं and mass constant है तो इनमें से कौन सी quantity constant रहेगी ये हमें निकालना है. अब देखो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी जो है वो एक्सिस पे डिपेंड करती है. एंगुलर वेलोसिटी जो है वो रेडियस पर भी डिपेंड नहीं करती, मास पर भी डिपेंड नहीं करती. तो ये वही आंसर होगा. आंसर तो इसका हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी. बाकी की सारी क्वांटिटीज देख लो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहीं ना कहीं मास पे भी डिपेंड करता है, रेडियस पे भी डिपेंड करता है. तो ये तो चेंज होगा. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करती है, तो ये भी चेंज होगा. एंगुलर मोमेंटम भी कहीं ना कहीं किसी भी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करेगा, तो ये भी चेंज होगा. तो ये जो है एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी. नेक्स्ट, 3 objects, a solid sphere, thin circular disc and a circular ring, each have a same mass and a radius r. They all spin with same angular speed omega. Omega is same for all three about its own symmetric axis. The amount of work required to bring them to the rest, final kinetic energy is 0. तो इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी? वर्क डन की हम बात कर रहे हैं. फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 है. फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 0. वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0. तो जिसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा उसका वर्क डन ज्यादा. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी, ओमेगा तो तीनों के लिए सेम है, तो जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, तो उसको स्टॉप करने के लिए वर्क डन भी उसमें ज्यादा लगेगा. फर्स्ट इज सॉलिड स्फीयर. सॉलिड स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है 2/5 mr², विच इज 0.4 mr². सेकेंड इज थिन सर्कुलर डिस्क. डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है mr²/2, विच इज 0.5 mr². लास्ट इज सर्कुलर रिंग. रिंग की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है mr². अब इसमें कंपेयर करो, ये सबसे ज्यादा, फिर ये, तो सबसे ज्यादा वर्क डन लगेगा रिंग में, फिर डिस्क में, फिर स्फीयर में. रिंग, डिस्क एंड स्फीयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. A rope is wound around a hollow cylinder. यहाँ पे hollow cylinder की बात करी है जिसका मास है 3 kg, रेडियस है 40 सेंटीमीटर. What is the angular acceleration of this cylinder if we pulled this with a force of 30 Newton? This is a cylinder. We are pulling this cylinder with a rope. फोर्स जो है वो 30 न्यूटन इस पे अप्लाई हो रहा है, तो हमें निकालना है कि अल्फा कितना होगा. अगर ये सिलेंडर है पूरा और इस सिलेंडर को मैं किसी रस्सी से खींच रहा हूं तो ये रोटेशनल मोशन करेगा. अगर ये रोटेशनल मोशन कर रहा है तो इस पे कहीं ना कुछ टॉर्क अप्लाई होना चाहिए. टॉर्क को हम लिखते हैं I इंटू अल्फा. अब टॉर्क बेसिकली होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. अगर ये यहाँ पे पूरा सिलेंडर है, इमेजिन करो यहाँ पे एक सिलेंडर है, इसका जो ये सरकमफरेंस होगा, यहां से मैंने किसी रस्सी से इसे खींचा तो ये है फोर्स, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इसी को इस तरीके से अज्यूम करो, सिलेंडर इस तरीके से है पूरा, यहां से ये रस्सी से मैंने खींचा, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है रस्सी हमारी. इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा रेडियस ऑफ सिलेंडर. तो टॉर्क हो जाएगा फोर्स इनटू रेडियस ऑफ सिलेंडर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है mr². अल्फा हमें निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन. सारे मसाले यहां पर रेडी है. फोर्स कितना है बेटा? फोर्स इज 30, रेडियस इज 40 सेंटीमीटर, विच इज 0.4. मास बेटा, मास इज 3 kg,
रेडियस इज 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर, एक 0.4 कैंसल, यहाँ पे ये 10 डिवाइड बाई 0.4, 10 डिवाइड बाई 0.4 होता है 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 21st, two discs of same moment of inertia rotating about regular axis passing through the center and perpendicular to the plane of disc with angular velocity omega 1 and omega 2. दो डिस्क है हमारी, these two discs are rotating with their geometrical axis with an angular velocity of omega 1 and omega 2. They are brought into contact face to face coinciding the axis of rotation. इन दोनों को हमने एक ही एक्सिस ऑफ रोटेशन पे कोइंसाइड करा है। देन वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो अब हमें ये करना है कि सबसे पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फिर इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फिर लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब इस टोटल एनर्जी में से यहां पे इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो लॉस ऑफ एनर्जी मुझे मिल जाएगी। अब सबसे पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी मैं लिखूंगा 1/2 आई ओमेगा 1 स्क्वायर, क्योंकि हमें यहां पर दिया हुआ है कि सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, इसकी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, तो इसकी मैंने लिख दी 1/2 आई ओमेगा 1 स्क्वायर, इसकी भी हो जाएगी 1/2 आई ओमेगा 2 स्क्वायर। अब इन दोनों को जब मैंने कंबाइंड करा तो ये एक्सिस तो वही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो दोनों की वही रहेगी, बट ओमेगा जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इन दोनों को कंबाइंड करने पर नया ओमेगा में लिखना पड़ेगा। जब इन दोनों को मैं कोइंसाइड कर रहा हूं तो मोमेंटम जो है वो एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अगर मैं यूज कर रहा हूं, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज आई ओमेगा, ये हो जाएगा आई ओमेगा 2, यहां पे ये हो जाएगा 2i इंटू ओमेगा डिवाइड बाई 2, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2, ये नया ओमेगा मिल गया। दोनों को जब मैंने एक साथ रोटेट करा तब नया ओमेगा मिल गया, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2। अब हम देखते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, दोनों की लिखेंगे, इसकी हो गई फर्स्ट की हो गई 1/2 आई ओमेगा डैश का स्क्वायर, सेकंड की भी हो जाएगी 1/2 आई ओमेगा डैश का स्क्वायर। तो दिस इज 1/2 आई ओमेगा डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 आई ओमेगा डैश का स्क्वायर, ये हो गया 2 इंटू 1/2 आई ओमेगा डैश इज ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया आई इंटू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। हमको तो क्या चाहिए, एनर्जी का लॉस कितना, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये रही, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो यहाँ पे है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 आई ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 1/2 आई ओमेगा 2 स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज आई इंटू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर 4। अब इनमें से कॉमन जो निकल रहा है उसे कॉमन निकाल लो और फिर कैलकुलेट करना है। आई तो कॉमन निकल गया, डिनोमिनेटर में से 2 भी कॉमन निकल गया, तो ये हो जाएगा i/2 कॉमन, i/2 कॉमन निकल गया। ओके चलो फिर आगे ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर, दिस इज ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया i डिवाइड बाई 2, यहां से ये एलसीएम ले लो, 2 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर लिखता है ओमेगा 1 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 डिवाइड बाई, इतना हो गया 2।
2 ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर, ये हो गया आपका ओमेगा 1 स्क्वायर। 2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर, ये हो गया ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2। न्यूमरेटर को ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2, तो ये हो गया ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू वाई। ये लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आई बाई 4 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, आई बाई 4 आई बाई 4 आई बाई 4 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है ये हमें दिखाना है। फर्स्ट क्या है बेटा, फर्स्ट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सबसे पहले हमें सेंटर ऑफ मास क्या होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। अगर मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका जितना भी मास है, उस मास को मैं जिस पॉइंट पे सेंटर पे या फिर जिस पॉइंट पे मैं अज्यूम करके चल सकता हूं, वो है हमारा सेंटर ऑफ मास। बेसिकली मेरा ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास जहां पे मैं अज्यूम कर सकता हूं वो है हमारा सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली जिस पॉइंट से ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब कि mg जहां से अप्लाई हो रहा है वो होता है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मोस्टली या फिर 90%, 90 to 95%, जहां पे हम मैकेनिक्स की बात करें, जहां पे ऑब्जेक्ट की साइज छोटी होती है, वहां पे सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होते हैं। इसका मतलब है कि मेनली जो है वो ये सेम होता है, पर अगर ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी है तो ये डिफरेंट हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी ऑलवेज नहीं होगा, ऑलवेज कोइंसाइड नहीं करता, तो ये गलत है। Second is center of mass of a body is a point at which total gravitational torque on a body is zero. अब ये ग्रेविटेशनल टॉर्क की बात कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल टॉर्क कहां से लगेगा, mg जहां से अप्लाई हो रहा है, mg जहां से अप्लाई हो रहा है उसी पॉइंट से हम ग्रेविटेशनल टॉर्क को ले सकते हैं। पर सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास मान लो यहां पर, अगर ये कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट होता तो इसका सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट होता। यहां पे सेंटर ऑफ मास है, यहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ग्रेविटेशनल टॉर्क लगेगा और यह है सेंटर ऑफ मास। तो इस पॉइंट के रिगार्डिंग, इस पॉइंट के अबाउट अगर मैंने टॉर्क देखा तो ये रोटेट करेगा, मतलब कुछ ना कुछ टॉर्क अप्लाई होगा। ये तभी करेक्ट हो सकता है जब सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर एक ही पॉइंट पे है, तो ये टॉर्क जीरो हो सकता है, पर ये ऑलवेज होगा ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट है। A couple on a body produces both translational and rotational। अब couple on a body का मतलब है, फिर से ये ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स ऊपर लगा, एक फोर्स नीचे लगा, तो ये फोर्स जो ऊपर लगेगा इसकी वजह से ये ऊपर गया, और यहां पे जो फोर्स है उसकी वजह से ये नीचे गया। तो कपल की वजह से ये रोटेट करेगा, ट्रांसलेशन मोशन नहीं करेगा, तो ये भी इनकरेक्ट है। कपल ऑन द बॉडी प्रोड्यूसेस बोथ ट्रांसलेशनल, बोथ नहीं, ओनली इट प्रोड्यूसेस रोटेशनल मोशन। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मींस स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज्ड टू लिफ्ट अ लार्ज लोड। बेटा मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड डिवाइड बाय एफर्ट या फिर आउटपुट बाय इनपुट। कम एफर्ट में अगर ज्यादा काम कर पा रहे हो, पूरी ही एफर्ट लगानी पड़ रही है, पर आउटपुट बहुत ज्यादा है, तो मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज्यादा हो जाता है। अगर ये सिंपल मैथ्स है, अगर डिनोमिनेटर कम है और न्यूमरेटर ज्यादा है, तो क्या होगा, आंसर जो है वो 1 से ज्यादा है। यहीं पे दिया, वही दिया है कि अगर ये ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है कम एफर्ट में हमारा काम, लोड जो है वो लिफ्ट ज्यादा कर सकता है, तो ये सही है। तो ये ए बी सी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों गलत है, फोर्थ इज करेक्ट। अब इसमें से कोई सा भी ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा, या फिर इसमें नन ऑफ द अबव, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, इसमें से ओनली फोर्थ इज करेक्ट। ओनली फोर्थ तो कहीं पे नहीं है, तो ये नन ऑफ द अबव इसमें आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
23 बेटा 23 क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टू रोटेटिंग बॉडीज ए एंड बी ऑफ मासेस m and 2m, moment of inertia is I and IB, have equal kinetic energy of rotation. Kinetic energy of rotation of these two bodies are equal if L and L be angular momentum. काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन होता है एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एल स्क्वायर बाई 2i। यहाँ पे हो जाएगा एल बी स्क्वायर अपॉन 2IB। इन्होंने क्या दिया है देखो, IB is greater than IA. If IB is greater than IA, then LB should be greater than L, तभी जाके ये रेशियो इक्वल हो सकता है। अगर यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे भी ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे कम है तो यहाँ पे भी कम होना चाहिए। तो आंसर शुड बी LB greater than LA। आगे बढ़ते हैं। 24th, a solid sphere of mass m and radius r। फिर से यहाँ पे सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है बच्चों, मास m है, रेडियस r है, is rotating about a diameter of a solid cylinder of a same mass and the same radius is also rotating about geometrical axis। मतलब यहाँ पे एक है सॉलिड स्फीयर और एक है सॉलिड सिलेंडर। मास एंड रेडियस जो है वो दोनों की सेम है, दोनों का मास एंड रेडियस इज सेम। तो हमें निकालना क्या है, अच्छा हमें दिया है कि इट इज रोटेटिंग अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस, एंगुलर स्पीड इज ट्वाइस दैट ऑफ स्फीयर। स्फीयर की अगर एंगुलर स्पीड ओमेगा है तो इसकी है 2 ओमेगा। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का रेशियो स्फीयर डिवाइड बाय सिलेंडर। काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द सॉलिड स्फीयर इज 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर डिवाइड बाय, सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर की होती है 1/2 m इंटू 1/2 काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, I होगा mr स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। अगर इसका ओमेगा है तो इसका कितना है 2 ओमेगा, 2 ओमेगा का होल स्क्वायर 4 ओमेगा स्क्वायर। mr स्क्वायर कैंसल, 1/2 कैंसल, 2 इंटू 2 4 डिवाइड बाई 5 इंटू 4, 4 से 4 कैंसल, आंसर इज 1:5। फिर से बहुत ही आसान सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं। A light rod of length L has two masses m1 and m2 attached to its two ends। यहाँ पे एक लाइट रॉड है, लाइट रॉड का मतलब है कि रॉड का मास हमें नेग्लिजिबल मानना है। इसके टू एंड्स पे बेटा क्या हमें दिया हुआ है, टू मासेस m1 एंड m2। The moment of inertia of system about an axis perpendicular to the rod and passing through the center of mass। रॉड से परपेंडिकुलर और इसके सेंटर ऑफ मास में से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी। अब देखो सबसे पहले इसका सेंटर ऑफ मास निकालता है। इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए 0,0, लेंथ ऑफ दिस रॉड इज L, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे L,0। सेंटर ऑफ मास की फॉर्मूला होती है m1 r1, r1 is 0 plus m2 r2, r2 is L अपॉन m1 प्लस m2। तो ये जो डिस्टेंस मिला वो यहां से मिला, m1 से जो डिस्टेंस मिला है वो बेसिकली m2L डिवाइड बाई m1 प्लस m2। यहां से मुझे अगर निकालना है, ये डिस्टेंस मेरा r1 है, ये टोटल L है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये टोटल L, ये R1, तो दिस विल बी L माइनस R1। तो R2 अगर निकालना है आपको कि ये M2 से कितना होगा, तो R2 हो जाएगा आपका L माइनस R1। R1 इज M2L डिवाइड बाई M1 प्लस M2। तो यहां से ये हो गया M1L प्लस M2L।
m1l प्लस m2l अपॉन m1 प्लस m2, उसमें से भी m2l कैंसिल हो जाएंगे, तो ये m1l डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो ये r1 r2 मिल गए। हमें तो निकालनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी बच्चों m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, m1 एज इट इज r1 स्क्वायर, r1 स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, m2l डिवाइड बाई m1 प्लस m2 का स्क्वायर, m2l डिवाइड बाई m1 प्लस m2 का स्क्वायर प्लस m2 एज इट इज। r2 क्या होगा, r2 इज m1l डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1l डिवाइड बाई m1 प्लस m2 का स्क्वायर। अब देखो यहां पर सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये m1 एज इट इज m2 का स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई m1 प्लस m2 का स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर इंटू m2 इंटू एल डिवाइड बाई m1 प्लस m2 का स्क्वायर। इनमें से कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन जो है वो m1 m2 l स्क्वायर, m1 m2 l स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में से m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। m1 m2 l स्क्वायर कॉमन हो गए तो यहां से बचा सिर्फ m2, m1 m2 l स्क्वायर कॉमन हो गए, यहां से बचा m1, m1 प्लस m2 कैंसल, ये m1 m2 l स्क्वायर डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो करेक्ट आंसर इज m1 m2 l स्क्वायर। ये बेटा l है, m1 m2 l स्क्वायर डिवाइड बाई m1 प्लस m2। आगे बढ़ते हैं 26, अ डिस्क एंड अ स्फीयर। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं करा तो ये स्फीयर इज ऑलवेज अ सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम रेडियस। एक डिस्क है और एक स्फीयर है, दोनों की रेडियस सेम है बट डिफरेंट मासेस, इसका मास m1, इसका मास m2, rolls of a two inclined plane of a same altitude and a length, मतलब ये दोनों ही सेम इंक्लाइंड से नीचे आ रहे। विच ऑफ द टू ऑब्जेक्ट गेट्स द बॉटम ऑफ द प्लेन फर्स्ट, इन दोनों में से कौन सा सबसे पहले ऊपर से नीचे तक आ जाएगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या होती है, फिर से फॉर्मूला में फंस जाओगे बेटा, एक्सेलरेशन की फॉर्मूला याद होनी चाहिए। एक्सेलरेशन इज g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये सारी जितनी छोटी छोटी फॉर्मूला है ना, इसको याद कर लोगे ना, बहुत फायदा होगा। ये कहां से आई, इसका डेरिवेशन क्या है, वो सारी चीजें आपके पास होगी, बट मेरे लिए ये फाइनल फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा वो सबसे पहले नीचे आ जाएगा। अब इनमें से एक्सेलरेशन के लिए देखो जी दोनों के लिए सेम है, ये इंक्लाइंड प्लेन सेम है इसलिए साइन थीटा भी सेम है। जिसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ज्यादा उसका एक्सेलरेशन कम, या फिर उल्टा जिसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कम उसका एक्सेलरेशन ज्यादा, तो वो जल्दी नीचे आ जाए। तब मुझे के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर किसका कम है वो निकालना है, सॉरी के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर किसका ज्यादा है, जिसका ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। हमें तो क्या निकालना है, जिसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा। अब के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बात करते हैं डिस्क एंड सॉलिड स्फीयर। डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है एम आर स्क्वायर बाई 2, रेडियस ऑफ गायरेशन लिखेंगे एम के स्क्वायर इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, तो ये के स्क्वायर हो गया आपका आर स्क्वायर बाई 2। और स्फीयर की बात करते हैं, सॉलिड स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है 2/5 एम आर स्क्वायर, ये हो गई एम के स्क्वायर इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर, एम से एम कैंसल, तो इसका हो गया 2/5 विच इज 0.5 आर स्क्वायर।
इनमें से, या फिर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा 1/2, मतलब कि 0.5, और इसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा 0.4। जिसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कम है, जिसका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कम है, उसका एक्सिलरेशन ज्यादा है, तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। तो किसका मिला? सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज 0.5, ये कम है, एक्सिलरेशन ज्यादा, एक्सिलरेशन ज्यादा मतलब ये जल्दी नीचे आ जाए। 27th, from a disk of a radius r and mass m, a circular hole of diameter r whose rim passes through the center is cut. एक डिस्क है, डिस्क का मास एंड रेडियस हमें दी है। देखो मैं मेंशन कर रहा हूं यहां पर, a disk of radius r and mass m, इसमें से हमने एक छोटी डिस्क कट करी है। जिस डिस्क को हमने कट करी है उस डिस्क का डायामीटर जो है वो r, डायामीटर ऑफ दिस डिस्क इज r, मतलब ये जो डिस्क हमने कट करी है उसकी रेडियस हो जाएगी r/2। पूरे डिस्क की रेडियस r है, पर ये जो छोटी वाली हमने कट करी है उसकी रेडियस हो जाएगी r/2। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये पूरी डिस्क में से अगर मैंने ये छोटी वाली डिस्क जो है वो कट कर ली, तो जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट की इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी? तो मैं क्या करूंगा, सिंपली पूरी डिस्क की इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूंगा, फिर जो हम कट कर रहे हैं उसकी भी इसके अबाउट निकाल लूंगा, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि हम इसे कट कर रहे हैं, तो वहां से हमारा आंसर मिल जाएगा। अब सबसे पहले पूरी डिस्क का मास m है, तो ये छोटी वाली डिस्क का मास निकालते हैं। मास डेंसिटी होती है मास डिवाइड बाय एरिया, एरिया ऑफ बड़ी डिस्क का एरिया, रेडियस r है तो एरिया हुआ पाई r स्क्वायर। जो छोटी वाली डिस्क है उसका मास मुझे निकालना है, उसकी रेडियस है r/2, तो एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर बाई 2। इन दोनों के लिए सिग्मा सेम है तो कंपेयर करो, m डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर, m डैश अपॉन पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4, पाई आर स्क्वायर कट, तो ये m डैश छोटी वाली डिस्क का मास मिल गया m/4। तो जो पार्ट हम कट करने वाले हैं उसका मास है m/4। अब हमें तो क्या निकालना है, इस डिस्क की इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मुझे इसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज I इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर। डिस्क की ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर डिवाइड बाई 2, पर रेडियस कितनी होगी बेटा r/2, एंड मास कितना होगा बेटा m/4 प्लस md स्क्वायर। d जो है वो इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है विच इज r/2, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r/2 का स्क्वायर। अब यहां से मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, मास इज m/4, रेडियस जो है वो है r/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस मास इज m/4, यहां पे m डैश लिख दो, और ये हो जाएगी r स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अब यहां से कैलकुलेट कर लो, I आपको मिल जाएगा mr स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर 4 इंटू 4 16/2 32, mr स्क्वायर डिवाइड बाई 32 प्लस mr स्क्वायर डिवाइड बाई 16, LCM इज 32, तो ये हो जाएगा 3mr स्क्वायर डिवाइड बाई 32। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 3mr स्क्वायर डिवाइड बाई 32। अब हमने तो क्या करा है, ये जिसको कट कर रहा है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिली 3mr स्क्वायर बाई 32। मुझे तो चाहिए जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी इस एक्सिस के अबव, तो उसके लिए करेंगे रिमेनिंग पार्ट की हो जाएगी टोटल डिस्क की माइनस ये जो हमने नहीं निकाली, टोटल डिस्क की होगी mr स्क्वायर बाई 2 माइनस
ये मिली हमारी 3mr² बाई 32। दिस इज 3mr² डिवाइड बाई 32। एलसीएम हो गया 32, यहाँ पे ये 16 माइनस 3, 13mr² डिवाइड बाई 32। तो आंसर होना चाहिए 13mr² डिवाइड बाई 32, ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन वाइज भी आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, पर ऐसे क्वेश्चन आपने अपनी शायद क्लास नोट्स में भी करे होंगे। ऐसे कॉन्सेप्ट्स रिपीट होने के चांसेस ज्यादा है। इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो आपको सीखना है। वैल्यूज तो कुछ भी हो सकती है, चेंज भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 28. A uniform circular disc of radius 50 centimeter rests at free to turn about an axis which is perpendicular to the plane and passes through its center. It is subjected to a torque which produces a constant angular acceleration of 2 radian per second square. Its net acceleration in second square, net acceleration in meter per second square at the end of 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद नेट एक्सिलरेशन कितना होगा। देखो बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। A disc of radius 50 centimeter is at rest and it is free to turn about an axis which is perpendicular to its plane and passes through the center. इस एक्सिस के अबाउट ये इस तरीके से रोटेट कर रही है। It is subjected to a torque which produces a constant angular acceleration. इसको मैं जो ये घुमा रहा हूं, जो टॉर्क लगाया, वो टॉर्क की वजह से constant angular acceleration is 2 radian per second square. So we have to find the net acceleration at the end of 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद नेट एक्सिलरेशन कितना होगा। देखो यहां पर ये जो रोटेट कर रहा है, मैंने टॉर्क लगाया है, तो ये जो सर्कुलर मोशन करेगा तो इसके पास दोनों ही एक्सिलरेशन होंगे, सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सिलरेशन। अब हमें निकालना है सबसे पहले सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। उसके लिए मैं सबसे पहले ओमेगा फाइंड कर रहा हूं। अल्फा जो होता है अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा बाई टी। ओमेगा हो जाएगा अल्फा इंटू टी। अल्फा इज 2 एंड हमें 2 सेकंड के बाद वाला ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा भी हो मतलब टाइम इज 2, तो ये हो गया 4 रेडियन पर सेकेंड। अब सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। ओमेगा का स्क्वायर विच इज 16, आर कितना है बेटा 50 सेंटीमीटर विच इज 0.5 मीटर, तो ये हो गया 32। तो ये हमारा सॉरी ये क्या हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। Centripetal acceleration is r omega square. R is 0.5, omega का square is 4 square 16, तो ये 16 into 0.5, 8 meter per second square. तो centripetal acceleration is 8 meter per second square. Tangential acceleration हम लिखते हैं r into alpha. r कितना है, r is 0.5, 50 सेंटीमीटर का मतलब है 0.5 and alpha is 2, 0.5 into 2, तो ये हो गया 1। अब हमें तो चाहिए नेट एक्सिलरेशन। नेट एक्सिलरेशन बेटा होता है सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सिलरेशन का स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन था 8, टेंजेंशियल इज 1, ये अप्रोक्सीमेटली √65, अप्रोक्सीमेटली 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये अप्रोक्सीमेटली आंसर होना चाहिए 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, point mass m1 and m2 are placed at the opposite end of a rigid rod of length L and negligible mass. ये रॉड है, रॉड के दो एंड पे दो मासेस है, मासेस आर m1 and m2, mass of the rod is negligible, ये massless है। The rod is said to rotating about an axis परपेंडिकुलर टू इट, ये परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है विथ वेलोसिटी ऑफ ओमेगा नॉट। द पोजीशन ऑफ पॉइंट P ऑन दिस रॉड थ्रू आउट विच द एक्सिस शुड पास सो दैट वर्क रिक्वायर्ड टू सेट द रॉड रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट इज मिनिमम।
अब हमें ये निकालना है कि इसको मुझे रोटेट ओमेगा नॉट से अगर रोटेट करवाना है तो वर्क डन मिनिमम करने के लिए x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये x की वैल्यू बेसिकली हमें निकालनी है। अब वर्क डन जो होता है वो हो जाएगा हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो हमने ओमेगा नॉट से घुमाया, तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 आई ओमेगा नॉट स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी 0 है। पहले तो मैं ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेता हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr स्क्वायर m1x स्क्वायर प्लस m2 इंटू l माइनस एक्स का स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो तो मुझे वर्क डन मिल जाएगा 1/2 वर्क डन इज 1/2 आई ओमेगा नॉट स्क्वायर। हमारे पास आई जो है वो है m1x स्क्वायर प्लस m2l माइनस एक्स स्क्वायर, m1x स्क्वायर प्लस m2l माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर, यह है हमारा वर्क डन। इस वर्क डन को हमें मिनिमम करना है। इफ वी वांट टू, अगर हमें इसे मिनिमम करना है, इफ वी वांट टू मिनिमाइज द वर्क डन, देन वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x। ये 1/2 एज इट इज, अब और ये ओमेगा नॉट जो है वो भी एज इट इज, m1 एज इट इज x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x प्लस m2 एज इट इज, यहां से ये 2 पावर आगे, ये हो गया l माइनस एक्स, फिर से चेन रूल से करेंगे, l का 0 माइनस एक्स का हो गया -1। अगर ये वर्क डन मिनिमम है तो इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यहां से ये 2 m1 इंटू एक्स प्लस सॉरी माइनस 2m2 l माइनस एक्स, ये तो 0 हो गया, ये पूरा यहां पे आ गया 2m2 l माइनस एक्स। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ही कैलकुलेशन जो है वो ध्यान से करनी है, जल्दबाजी में गलती मत कर देना। 2m1 इंटू एक्स, 2 से 2 कैंसल, यहां से ये हो गया m2 इंटू एल माइनस m2 इंटू एक्स, इसको मैंने m2x प्लस m1x, तो x आपका हो जाएगा m2l डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो ये x की वैल्यू मिल गई m2l डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m2l डिवाइड बाई m1 प्लस m2। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 30। An automobile moves on the road with a speed of 54 km per hour. Speed of a vehicle is 54 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करता है मीटर पर सेकंड में, कैसे करेंगे बेटा, 5 डिवाइड बाई 18, 18 3 जा 54, 15 मीटर पर सेकंड। रेडियस ऑफ व्हील इज 0.45 meter. The moment of inertia of a wheel about an axis of rotation is 3 kilogram meter square. The vehicle is brought to rest. If the vehicle is brought to rest, इसका मतलब है final velocity, final omega 0 in 15 seconds. Time t is 15 seconds. मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द ब्रेक्स टू द व्हील, हमें टॉर्क निकालना है, हमें क्या निकालना है, टॉर्क। फिर से वही है, मसाला क्या चाहिए, हमारे पास गैस है, लाइटर है, सारी चीजें है, मसाला भी रेडी है, पर कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है वो निकालनी है। फॉर्मूला टॉर्क का बेटा होगा आई इंटू अल्फा। अब आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हमारे पास 3, वी हैव टू फाइंड ओनली अल्फा। हमारे पास कौन कौन सी चीज है, फाइनल ओमेगा 0 है, इनिशियल ओमेगा, यहां से आप लिख सकते हो ओमेगा इज v बाई आर, वेलोसिटी इज 15, रेडियस इज 0.45, तो यहां से हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, फाइनल ओमेगा 0, इनिशियल ओमेगा 15 डिवाइड बाई 0.45 प्लस अल्फा इंटू टी, टी इज बेसिकली 15, तो यहां से कैलकुलेट करने पर
15 15 तो कैंसल हो गए, अल्फा मिलना चाहिए 1 डिवाइड बाई 0.45, अल्फा मिल गया, आई है हमारे पास, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, आंसर अपना मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। (32) A rod of weight W is supported by two parallel knife edges A and B is in equilibrium in horizontal position। हमारे पास एक रॉड है, रॉड के दो पॉइंट है ए एंड बी, यहां पे मैंने नाइफ से इनको इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है। द नाइफ्स आर एट अ डिस्टेंस डी विथ ईच अदर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी। द सेंटर of mass of rod is at a distance x from A। center of mass, जहां पे center of mass होगा वहां से ही gravitational force लगेगा। this center of mass is at a distance x from point A। the normal reaction on A पर लगने वाला normal reaction कितना होगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन में सबसे पहले एक इक्वेशन लिखेंगे इक्विलिब्रियम ड्यू टू फोर्सेस या फिर इक्विलिब्रियम ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, एंड नेक्स्ट इक्वेशन विल बी इक्विलिब्रियम ऑफ अ रोटेशनल मोशन। इस पे नॉर्मल फोर्स लगा N1, इस पे नॉर्मल फोर्स लगा N2, वेट जो है वो नीचे की डायरेक्शन में है, तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई N1 प्लस N2 इज इक्वल टू W। नेक्स्ट इक्वेशन जो है टॉर्क की इक्वेशन में इसके अबाउट लिख रहा हूं, तो ये W mg या फिर वेट का टॉर्क तो 0, N1 का टॉर्क हो जाएगा N1 इंटू एक्स, जो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका टॉर्क होगा ऑपोजिट विच इज N2 इंटू, ये हो गया आपका D माइनस एक्स, पर ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये हो जाएगा N2 इंटू डी माइनस एक्स, और ये इक्विलिब्रियम में इसलिए नेट टॉर्क शुड बी 0। इसको यहां पे लिख लिया तो ये हो गया N1 इंटू एक्स, N2 इंटू डी माइनस एक्स। यहां पे हमें तो N1 निकालना है, तो N2 की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं W माइनस N1, ये हो गया N1 इंटू एक्स, N2 की जगह पे लिख सकते हैं W माइनस N1 इंटू डी माइनस एक्स। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, वी हैव टू फाइंड बेसिकली N1। N1 के लिए हो जाएगा ये N1 इंटू एक्स, W इंटू डी, W इंटू एक्स प्लस N1 इंटू डी प्लस N1 इंटू एक्स, N1x कैंसिल, ये हो गया WX, ये हो गया WD प्लस N1D, यहां से WD भी इस साइड पे, तो ये हो जाएगा WX माइनस WD, WX माइनस WD, WX माइनस WD इज इक्वल टू N1 इंटू डी। तो ये N1 आपका हो गया W कॉमन X माइनस डी अपॉन डी, W इंटू एक्स माइनस डी अपॉन डी, W इंटू एक्स माइनस डी, W इंटू एक्स माइनस डी अपॉन डी। कहीं ना कहीं प्लस माइनस की हमने शायद कहीं एरर करी होगी। W इंटू एक्स माइनस डी अपॉन डी, कहीं पे एक बार देख लेते हैं, ये हो गया हमारा N1, ओके, ये N2 N1x, N2 की जगह पे लिख दिया W माइनस N1, WD माइनस WX प्लस, सॉरी यहां पे देखो ये माइनस N1D होगा, यहां पे है ये माइनस N1 इंटू डी, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस N1D हो गया, यहां पे फिर से हो गया माइनस N1D। बस अब यहां से आप कर लेना बच्चों, माइनस N1D, ये N1D WD माइनस WX, ये WD ये यहां से उल्टा हो जाएगा क्योंकि ये मैंने WD माइनस WX, W कॉमन, ये D माइनस एक्स, D माइनस एक्स, अब आंसर मैच कर रहा है, D माइनस एक्स W इंटू D माइनस एक्स अपॉन D। नेक्स्ट 33, a mass m moves in a circle on a smooth horizontal plane with a velocity v naught। एक मास है जो सर्कल में मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v नॉट,
एट अ रेडियस आर नॉट, यहाँ पे रेडियस मेंशन करी हुई है, रेडियस इज आर नॉट, the mass is attached to a string which is passing through a smooth hole in a plane। ये मास जो है वो इस होल में से पास होते हुए किसी के साथ इस तरीके से अटैच करा हुआ है। द टेंशन इन स्ट्रिंग इज इंक्रीज ग्रेजुअली, इसमें टेंशन हम इंक्रीज कर रहे हैं, एंड फाइनली मूव्स इन अ सर्कल विथ रेडियस आर नॉट बाई 2 है। इसमें यहाँ पे टाइपिंग एरर है बेटा, रेडियस शुड बी आर नॉट डिवाइड बाई 2। फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की फाइनल वैल्यू क्या होगी? पहले जो थी वो रेडियस आर नॉट थी, अब जो रेडियस है वो आर नॉट बाई 2 है, पर इसमें एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। एंगुलर मोमेंटम को हम लिखते हैं एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा इसका एम वी आर, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम एम वी आर नॉट बाई 2। ये एम से एम कैंसिल, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, v हो जाएगा v डैश बाई 2, मतलब नई वेलोसिटी आपकी हो गई 2 इंटू वी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 1 बाई 2 एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज 2v स्क्वायर, मतलब 4v स्क्वायर, 2 से 2 कैंसल, 2 एम वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 एम वी नॉट स्क्वायर या फिर 2 एम वी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स, स्फेरिकल शेल दिया है, स्फेरिकल शेल का मतलब होता है हॉलो स्फीयर। क्या होता है? हॉलो स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। कंसीडर एंड एक्सिस x x डैश, ये एक्सिस है x x डैश, which is touching the two shells and passing through the diameter of the third। इसके डायमीटर से और इनके टेंजेंशियली पास हो रही है। मोमेंट ऑफ इनर्जी ऑफ सिस्टम कंसिस्टिंग 3 स्फेरिकल शेल अबाउट एक्स एक्स डैश। इस एक्सिस के अबाउट हमें तीनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। अब बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्फेरिकल शेल अबाउट डायमीटर होती है 2/3 mr², और ये टेंजेंशियल है, इसके लिए हो जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टेंजेंशियल वाली एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी 5/3 mr², और इसकी भी हो जाएगी 5/3 mr²। 5/3 प्लस 5/3 10/3 प्लस 2/3 12/3, 12/3 इज बेसिकली 4 mr²। तो बहुत ही आसानी से, अगर आपको अच्छे से फॉर्मूला याद है तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, मतलब कैलकुलेशन भी करनी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूलाज याद है तो उसमें वैल्यूज पुट कर दो। अभी भी किसी को फॉर्मूलाज याद नहीं है या फिर फॉर्मूला में कहीं पे भी दिक्कत हो रही है, बेटा आप व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप की जो लिंक है उस लिंक से आप जुड़ जाना, वहां पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आंसर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं 35th, a solid cylinder of mass 50 kg, we have a solid cylinder जिसका मास है 50 kg and radius is 0.5 meter, it is free to rotate about an horizontal axis। a solid cylinder is free to rotate about this axis। a massless string is wound around a cylinder with one end is attached and another is freely hanging। यहां से एक अटैच है और एक फ्रीली हैंग कर रहा है। टेंशन इन अ स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। हमें निकालना है एंगुलर एक्सीलरेशन 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर के लिए। इसमें टेंशन कितना होना चाहिए? बेटा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हमें तो इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन है वो निकालना है। अल्फा क्या है हमारा? रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर, रिवॉल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करो विच इज 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, दिस ये हो गया 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। हमें निकालना है टेंशन। टेंशन होता है बेटा टॉर्क, हमको लिख सकते हैं I इंटू अल्फा। टॉर्क हो जाएगा टेंशन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बेटा रेडियस विच इज 0.5। Moment of inertia for the solid cylinder is mr² divided by 2, mr² divided by 2 into alpha is 4 pi, 0.5 0.5 cancel, 2 से 2 cancel, 2 into 0.5 is 1,
तो टेंशन आपका होना चाहिए 50 इंटू पाई। 50 इंटू पाई का मतलब है आंसर इज 150 इंटू 3.14 विच इज बेसिकली 157 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 36 ratio of acceleration of a solid sphere rolling down an incline of an angle theta without slipping and slipping down without rolling। एक बार रोल करते हुए जा रहा है, दूसरी बार विदाउट रोलिंग है। अब जब रोलिंग करते टाइम पे ये नीचे जा रहा है, इस तरीके से दिया हुआ है, एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो थीटा है। यहां पर एक सॉलिड स्फीयर है, जब ये सॉलिड स्फीयर इंक्लिनेशन से नीचे आएगा तब इनका एक्सेलरेशन जो है वो हम लिखते हैं जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये कब लिखेंगे? जब रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, तब ये एक्सेलरेशन है। अब सेकंड में विदाउट स्लीपिंग, सॉरी विदाउट रोलिंग, सीधा स्लिप करके आ रहा है, सीधा अगर स्लिप करके आ रहा है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा जी साइन थीटा। तो ये A1 ये A2 इनका रेशियो आपको लिखना है, A1 डिवाइड बाई A2 करोगे, जी साइन थीटा तो कट गया। बस अब सॉलिड स्फीयर के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो आंसर मिल जाएगा। बस फिर से वही है, आपको कहीं ना कहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, तब ये जाके सारे ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ। अब इसमें हो सकता है कि आपकी एग्जाम में सॉलिड स्फीयर की जगह पे सॉलिड सिलेंडर आ जाए, रिंग आ सकती है, डिस्क आ सकती है, बस उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्मूलाज चेंज हो सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल बातें कभी चेंज नहीं होगी। आगे देखते, हो गए हमारे सारे के सारे क्वेश्चन बेटा, जितने भी रोटेशनल मोशन के प्रीवियस 10 साल, प्रीवियस 10 इयर्स के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे ही हमने कवर कर लिए। मैं उम्मीद रखता हूं आपकी सबके कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ही बूस्ट हुए होंगे। अभी भी कहीं पे भी डाउट है तो आप बिंदास बेटा, जब तक मैं आपके साथ हूं आपको फिजिक्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बिंदास व्हाट्सएप में जुड़ जाओ या फिर इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपकी 100% हेल्प करूंगा। आप सभी को आपकी नीट के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए बेटा ऑल द बेस्ट।